हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरडीटी। जो आरडीटी आपने लेक्चर पहले देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने बेसिक और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके एप्लीकेशन पे, कि हमने हमने जो टेक्निक सीखा उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसका यूज बेसिकली कहाँ है और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ये सब चीज हम लोग देखेंगे अपने बेनिफिशियर, मतलब कि हमें उस टेक्नोलॉजी से कैसे हम बेनिफिट हम लोग पा सकते हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो लेक्चर आप सीरीज देख रहे थे, 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये 5th लेक्चर है आई थिंक। तो 5th लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन, और ये हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस पोर्शन आ चुके हैं, कि इस यूनिट के लगभग हम लोग एंड के करीब आ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मत देखिएगा कि इंटरनेट पे जाकर के सर्च किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, सर आपने ये सब नहीं पढ़ाया। तो हम आपको क्लियर बता दें कि हम लोग ये जो इंट्रेंस बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए? सीयूईटी यूजी के लिए। तो सीयूईटी यूजी के लिए जितना जरूरत है हम उतना ही पढ़ाने वाले हैं। अगर उससे ज्यादा हम जाएंगे आगे तो जाहिर सी बात है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोई छोटा चैप्टर नहीं है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी अभी और टेक्निक्स अभी आपके बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आते और अभी आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे अगर हम उस लेवल पे पढ़ाने लगे तो। हाँ, आप जब एमएससी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जब पीएचडी की एंट्रेंस की तैयारी करेंगे सीएसआईआर की, तो उस सभी में वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है, बहुत लंबा लेक्चर चलता है। तो वो एक अलग पोर्शन है, बट यहाँ पे आपके लिए जितना जरूरत है बस हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। देखिए क्या है कि हमने जो आरडीटी पढ़ा है उससे हम लोगों ने जीन मैनिपुलेशन सीखा है, उसका अल्टीमेट एम क्या है हमारा। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी अगर इस दुनिया में है, वो सभी का एक पर्टिकुलर एम होता है। ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं? कि ये आप तक पहुंचे और आप उससे बेनिफिट पाए। ये अल्टीमेट एक ह्यूमन नेचर है कि आप जो भी काम करते हैं उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट या आपको हो रहा होगा या आपके सामने वाले को हो रहा होगा। ठीक है? तो आपका जो इंटरेस्ट है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी था किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से पहले। तो इसका क्या काम था कि इस बायोटेक्नोलॉजी के जो आरडीटी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था, इसका तो बहुत सारा काम है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग इसका आज यूज पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोग कैसे एग्रीकल्चर में इसका यूज करके क्या करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मतलब कि फॉरेस्ट की जो है उसकी कटाई डे बाय डे होती जा रही है। आप ही देख रहे होंगे कि आपके लोकेलिटी में कितना पहले कितना हरा भरा रहा होगा, लेकिन आज के दिन में जो है लोग अपने ऊंचे ऊंचे मकान बनाने, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में जो है आपको जो भी पेड़ उस रास्ते में आते हैं उन सभी को कट कर दिए जाते हैं, चाहे रोड बनते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे डिफोरेस्टेशन बहुत किया गया है पिछले दशकों से, मतलब कई सालों से, कई दशक से आप देख रहे होंगे कि डिफोरेस्टेशन डे बाय डे हो रहा है। बट स्टिल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो फूड रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कैसे हो, है ना? ये तो हम कट किए जा रहे हैं। इवन जब आप देख लीजिए इतनी बड़ी बिलियन पॉपुलेशन है, इन सभी को आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, इवन इंडिया ही में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही खाना नहीं मिल पाता है उनके जीवन बिताने के लिए। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग कोशिश करते हैं कि जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी एक पर्सन को सर्वाइवल के लिए जरूरत है, वो हम लोग फुलफिल कर सके। इसी क्रम में एक आपका बहुत ही कहते हैं फेमस रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन से जो भी आपका कह सकते हैं कि जो जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन वैल्यू था या जो प्लांट था उसको 3 गुना उसके फूड को प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। जो फूड की प्रोडक्शन थी उसको रिवॉल्यूशन जो थोड़ा मोर देन 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया, बट स्टिल ये कम है, ह्यूमन पॉपुलेशन इतने ज्यादा है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो यूज है बायोटेक्नोलॉजी का या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसका हमें एग्रीकल्चर में क्या है। तो 3 स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी को हम लोग देखेंगे कि इसके जो हम लोग क्रॉप यूज करते हैं इसमें कैसे इसमें हम लोग जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड करते हैं ना, उसी को जीएमओ जो आप लोग सुनते होंगे, किसी किसी प्रोडक्ट पे भी आप लोग देखे होंगे अगर लिखा हुआ है जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो इन सभी के बारे में देखिए, इसका ड्रॉबैक भी है। अगर हम लोग आरडीटी करते हैं
जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे कॉपी नंबर किसी प्रोटीन जीन को कर सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन क्लोनिंग भी एक समय में, एनिमल क्लोनिंग का भी एक दौर आया था जिसमें इन साइंटिस्ट रिसर्चर ने एनिमल क्लोनिंग करने की कोशिश की गई थी। बट ये एनिमल क्लोनिंग बहुत ही घातक हो सकता था ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, इसलिए इस पे ऑल ओवर इन नॉट इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बैन है। अराउंड द वर्ल्ड ये बैन है, इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है एनिमल पे स्पेशली। ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हम आपको बात बता रहे थे कि सही बात है कि आप देखेंगे तो रिवॉल्यूशन इससे हुआ तो, लेकिन जो आपको प्रोडक्शन था वो 3 टाइम बढ़ गया, 3 टाइम्स मोर हो गए, बट स्टिल ये इनफ नहीं है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड में हो चुका है। इसी वजह से कई बार सरकार जो है इन सभी को, ह्यूमन पॉपुलेशन को भी कोशिश रोकने के लिए कई कई अभियान चलाते हैं। चलिए, तो वो तो एक अलग विषय हो जाता है, अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो हम लोग शुरू किए थे आरडीटी के, उसी के बिहाफ में हम लोग बात करेंगे, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, increased yield have partially been due to use of improved crop variety, but mainly due to use of better management practice and use of agriculture fertilizer and pesticide। क्या है कि अगर हम जो है कह रहा है कि यील्ड बढ़ाने के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसा ना यूज करें जिससे आपका जो है आपके बॉडी पे या ह्यूमन बॉडी पे है किसी तरह कोई दुष्प्रभाव पड़े, गलत इफेक्ट पड़े। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि यील्ड जब हम बढ़ा रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा रोल होना चाहिए कि आप भी जो भी इस तरह का यील्ड बढ़ा रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई ह्यूमन पे दुष्प्रभाव या गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अलग-अलग वैरायटी हम लोग डेवलप करते हैं और उसको आप देखते हैं कि उसकी जो प्रैक्टिस है वो सही हो, इस टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ ना हो। ठीक है? देखिए, आज के दिन में क्या है, पहले जो है आप केमिकल फर्टिलाइज़र फील्ड में बहुत यूज़ हुआ करते थे। ठीक है? केमिकल फर्टिलाइज़र नो डाउट बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी है। जो आप कहते हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको कम कर देता है। तो इस वजह से हम मान लें कि एक बार में हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, और इवन जो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र का ह्यूमन पे भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी ह्यूमन में डेवलप हो जाती है। इवन तो कि आपने वो एंटीबायोटिक खाया भी नहीं है। आपने वो एंटीबायोटिक, मान लीजिए कि एक एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो आपने कभी खाया भी नहीं है। लेकिन उस ग्रुप का कोई एंटीबायोटिक या केमिकल फर्टिलाइज़र में मिला करके या केमिकल के थ्रू उस फील्ड में दिया गया है जिस फील्ड से वो प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो आपको जा करके वो आपको इवन नहीं खाने के बाद भी आपके अंदर वो जो उस एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंसी आ जाती है। तो इसीलिए जो है डे बाय डे आपको कहा जाता है जो भी कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, है ना? तो आज के दिन में बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। However, for farmer in the developing world, agrochemical are often too expensive, and further increases in yield with existing variety are not possible using conventional breeding। ठीक है। बहुत सारे फार्मर जो आपको डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया भी है, क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इसमें क्या है कि इसमें जो भी केमिकल एग्रोकेमिकल हम लोग यूज करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। लेकिन जो आपका कह सकते हैं जो आपका क्या कहते हैं इंटरब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू भी अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल्ड टू कीप पेस विथ डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट इफिशिएंट सिस्टम, वही जो हम आपको बताए हैं कि इस सभी के बावजूद भी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको थ्रू आपको जो फुलफिल चाहिए, जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, यील्ड मिलना चाहिए, आपके अपने पीपल को सर्वाइवल के लिए जो भी भोजन प्राप्त होना चाहिए, उतना ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का फिर डेवलप किया गया कि टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, प्लांट का एक पार्ट लेते हैं, उसको लैब में हम लोग, टिश्यू कल्चर एक लैब होता है, लैब का पूरा सेटअप होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उससे प्लांट का ग्रो कराते हैं। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इसका डिटेल में बात करते हैं। देखिए आते हैं। It was learned by the scientists during 1950s that whole plant could
regenerate from X plant, that is any part of the plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in a special nutrient media। वही बात कहा है जो हमने अभी आपको पिछले थोड़ी देर पहले बता रहा था पिछले स्लाइड में कि 1950s में क्या हुआ कि साइंटिस्ट को ये जरूरत पड़ा। देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है उसके नीड के बेसिस पे, पहले जो जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जरूरत पड़ा कि जो आपका क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है आपके पीपल के सर्वाइवल के लिए। फिर रिसर्चर ने इस पे सर्च करना शुरू किया कि कैसे हम इस चीज को टेकल कर सकते हैं, इससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं इस चैलेंज से। एज ए चैलेंज इसे रिसर्चर ने लिया। तो जाकर के एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कहा गया कि इसमें हम लोग कोई भी प्लांट का पार्ट लेकर के पूरी प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ होता है? ये सब एक कंट्रोल कंडीशन में होता है। यहीं पे दिया गया है स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया दिए थे हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट उससे सर्वाइवल के लिए जरूरत है। और स्टेराइल कंडीशन होगा मतलब कि कोई भी इन्वायरमेंट के जो भी एक्स वाई जेड पैथोजेंस हैं या किसी तरह का कोई भी इफेक्ट उस प्लांट पे नहीं होगा। बट ये पॉसिबल फील्ड में है क्या? फील्ड में जब हम जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं हम लोग स्पेशल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी नहीं वहाँ पे होता है, वहाँ पे तो सॉइल में करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे आपको पैथोजेंस भी वहाँ अटैक कर रहे होते हैं। तो वही होता है जब टिश्यू कल्चर में हम लोग जब किसी तरह का कोई प्लांट ग्रो कराते हैं उसके बाद उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है उसका एक्सपेरिमेंट का, उसको फील्ड में ले जाना होता है। फील्ड में कई बार क्या होता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट काम करता है, कई बार क्या होता है कि फेल हो जाता है। फिर हम लोग काम करते हैं उस पर कि कैसे उस जो फेल्ड हुआ है इस चैलेंज को ओवरकम करे। दिस कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल कॉल्ड टोटीपोटेंसी है ना। किसी भी सेल से किसी भी मतलब कह रहा है कि जब हम पूरा प्लांट किसी एक सेल से या एक प्लांट से किसी पार्ट से हम लोग अब जब उसको जनरेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी पोटेंसी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई एक प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारे पार्ट है, स्टेम है, लीफ है ना? अब रूट है, इन सभी से एक प्लांट से कितने सारे हम लोग प्लांट एक बार जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे देखे थे हम लोग जो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में था कि थ्री टाइम्स हम लोगों ने ज़्यादा यील्ड पाया था। लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा यील्ड पा सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएशन मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स जैसे सुक्रोज एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कि अमाइनो एसिड और ग्रोथ रेगुलेशन लाइक ऑक्सीन साइटोकाइनिन सभी। तो जो आपको दिया गया है जो न्यूट्रिशन मीडियम हम लोग इसमें देते हैं इसमें ये सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि ये सब उसे मिले। तो अब और इन सभी के थ्रू ही जाकर के प्लांट डेवलप होता है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीन साइटोकाइनिन और भी सारे होते हैं, जिब्रेलिन, ये सब एक प्लांट हार्मोन होता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरत होता है। तो कार्बन गैस तो आप बहुत ही हर जगह पढ़े ही होंगे, सुक्रोज है ना, और इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे। तो प्लांट हार्मोन अगर नहीं नाम सुने तो ये ऑक्सीन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन जब आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे या आप प्लांट सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आपको फाइटो हार्मोन जो भी होते हैं उन सभी का रोल आपको वहाँ पे दिखेगा। ऑक्सीन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन ये सब जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग बेसिकली उस जगह पे बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो उसके ऑप्टिमम चीजें चाहिए वो उसे मिलना चाहिए प्लांट को, ठीक है, तभी वो जाकर के ग्रो करेगा। जब भी हम स्पेशल मीडिया की बात करते हैं, बाई एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। वही कह रहा है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब एक प्लांट को जब उसको ग्रो करना पड़ रहा था जो हमें मान लीजिए कि 5 डेज या 5 मंथ लग रहा था, अब उस एक प्लांट के जगह पे हम उस प्लांट का 100 प्लांट भी जनरेट कर सकते हैं सेम ड्यूरेशन में। तो एक शॉर्ट टाइम में आप लार्ज नंबर यील्ड पा सकते हैं। This method of production thousands of plant through tissue culture is called माइक्रो प्रोपेगेशन। तो जो इस मेथड को कहते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू कल्चर, इस मेथड को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो याद रखिएगा, इससे हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए और पूछ दे कि जो आप टिश्यू कल्चर में किस टिश्यू कल्चर जो टेक्नोलॉजी है उसके मेथड जब हम प्रोडक्शन करते हैं 1000 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वेयर ग्रोन, दैट इज दे वेयर सोमा क्लोन्स। मतलब कहने का है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल इटीसी हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। जब भी हम किसी प्लांट के एक्स
प्लांट लिए हैं, मतलब उसके कोई भी एक पार्ट लेकर के जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू उसको रीजनरेट कराए हैं और इतने वास्ट लेवल पे हमने उसे पाया है, 1000 टाइम्स हमने यील्ड ज़्यादा पाया है। तो जो आपका ओरिजिनल प्लांट था, जो आप जिस प्लांट का पार्ट आपने यूज़ करके टिश्यू कल्चर में प्लांट को के यील्ड को बढ़ाया था, तो जो ओरिजिनल प्लांट था सेम वैसा ही आपको प्लांट मिलेगा। जब आप उसका यील्ड 1000 टाइम्स भी बढ़ा देंगे, 1000 जो प्लांट मिलेंगे सेम जो ओरिजिनल था उसी के जैसा मिलेगा। ठीक है? तो आज के दिन में ये जो टेक्नोलॉजी है इसका हम लोग यूज़ करके टोमेटो बनाना, एप्पल, बहुत सारे और भी प्लांट हैं जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग डे बाय डे काम कर रहे हैं। रिसर्चर की और सारे प्लांट पे ये काम मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रेसिव हो और हर तरह के प्लांट को हम लोग रीजनरेट कर पाएँ। बट अभी कुछ प्लांट में हम लोगों को सक्सेस मिला है जो आप लोग मार्केट में भी देखते होंगे, तो आपको टिश्यू कल्चर किया हुआ आपको टोमेटो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज़ टू रिकवरी ऑफ द हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज़ प्लांट। इसके थ्रू हम लोग मान लीजिए कि किसी एक पार्ट में डिजीज़ हो गया है तो उसको काट करके अगर हम लोग रूट, जैसे स्टेम में हुआ है तो रूट से अगर हम टिश्यू कल्चर करें और उससे जब हम रीजनरेट कराएँगे तो आपका जो हेल्दी प्लांट फिर से रिकवर हो जाएगा। इवन इफ द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद अ वायरस, द मेरिस्टेम, एपिकल एंड एक्सिलरी इज़ फ्री ऑफ द वायरस, है ना? तो अगर वायरस से भी इन्फेक्टेड हो गया है तो हम लोग जिस प्लांट जो पार्ट में नहीं हुआ है वायरस से इफेक्ट, जैसे कि इसमें दिया गया है मेरिस्टेम, तो उसको कट करके हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे और इस तरह से आप हेल्दी प्लांट फिर से मिल जाएगा। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, जो अभी हम बता रहे थे। साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन द कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर कैन, पोटैटो ईटीसी। ठीक है? तो अभी साइंटिस्ट ने, मतलब रिसर्चर ने अभी इन सभी प्लांट के नाम पे प्लांट पे सक्सेस मिल गया है। आगे भी काम कर रहे हैं, आगे भी प्लांट पे हम लोगों को सक्सेस बहुत जल्द मिलेगा और जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हम सभी का हो जाएगा। अब आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम आप लोगों को जानना चाहेंगे कि मतलब कि आप अगर बताना चाहेंगे, जानना नहीं चाहेंगे, कि बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग को अभी तक ये टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे टिश्यू कल्चर के बारे में, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, इस सब टर्म के मतलब अगर आप नहीं समझे हैं तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ तक नहीं समझा है तो आप पहले जाइए, फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो और इस वीडियो को फिर से देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ गया फिर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले भी आपको ज़रूरत है कि ये सब हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं बता रहे। टेक्नोलॉजी पहले के वीडियो में हम लोगों ने बता चुके हैं। जो आरडीटी लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये सब सीरीज़ जो था, इस सभी में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, किन-किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, किन-किन टर्म को आपको समझना था, वो सब चीज़ हम समझा चुके हैं। तो इसलिए अब इसके एप्लीकेशन पे क बात कर रहे हैं। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी जानेंगे नहीं, एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए पहले जाइए टेक्नोलॉजी समझिए, उसके बाद आइएगा ये वीडियो देखिएगा, कहीं नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं फिर से। तो देखिए, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जब आप सेल वॉल रिमूव कर देते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ भी देखिए, प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सिंगल सेल से आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड, है ना? Isolated protoplast from two different varieties of the plant, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown on to form a new plant. तो आजकल मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट हैं। जैसे कि पी में आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कहते हैं ना, एक देहाती देहाती पी जो होते हैं, आप हरा मटर जो होता है एक्चुअली, तो देहाती क्या होता है कि देहाती में क्या होता है, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका पी का साइज़ है वो छोटा होगा और दूसरी बात है कि उसमें जो दाने होते हैं, जो मेन हरा मटर होता है, वो कम होते हैं नंबर। लेकिन जो आजकल हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड में क्या होंगे कि हाइब्रिड में जो साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा और जो पी नंबर है वो ज़्यादा होगा, जो हरा मटर का नंबर है वो उसमें ज़्यादा होगा। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, मतलब कि 2 सेल लिए उसके सेल वॉल को रिमूव किए। जैसे कि अगर हम कोई सेल को फ्यूज़ कराना चाहते हैं, तो सेल वॉल क्या होता है? बैरियर होता है। सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है प्लांट का, वो नहीं 2 फ्यूज़ होने देगा। तो पहले हम सेल वॉल को हटाएँ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। जो जब 2 तरह के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करते हैं, अब क्यों करेंगे फ्यूज़? अब मान लीजिए कि दोनों अलग-अलग प्रोटोप्लास्ट हैं, दोनों में एक अलग-अलग कैरेक्टर जो हैं कि एक में किसी का है कि जो पी का साइज़ है वो बढ़ाने का कैरेक्टर है कि उसमें बड़ा है,
जो दूसरा है उसमें क्या है कि पी के नंबर को बढ़ाने का, जो उसमें दाने होते हैं उसके काउंट नंबर बढ़ाने का कैरेक्टर है। तो हम लोग ये दो अब हमें क्या चाहिए कि ये दोनों एक ही में चाहिए, तब हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए साइज बड़ा है, उसमें दाने 4 हैं, हमारे लिए मतलब वो यूजफुल ही नहीं है। अब जिसमें दाने ज़्यादा हो और साइज भी बड़ा हो तो जाकर के हमारे लिए वो यूजफुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्यूज कर देंगे। जब फ्यूज करेंगे तो जो दोनों कैरेक्टर था वो दोनों कैरेक्टर हमें एक में मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अब हम बताएंगे नहीं, ये आप खुद समझिए। डीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक, फिर बताना पड़ेगा। तो डीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड, और इसी के जो प्रोसेस है इसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट पोटैटो, एक आप लोग नाम सुने होंगे इस प्लांट को टोमेटो और पोटैटो को मिक्स करके एक प्लांट बना, जिसमें जो दोनों कैरेक्टर हुआ है ना, तो इसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन टोमेटो कहते हैं। टोमेटो तो है ही है, टोपैटो या ऐसे ही कुछ कहते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या कहते हैं। बट एक क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, व्हेन प्रोटोप्लास्ट टोमेटो का और लेकर के पोटैटो को फ्यूज कराया गया है ना, और ग्रो कराया गया, तो एक हाइब्रिड प्लांट मिला इस दोनों का। ठीक है, यहाँ दिया गया पोमैटो, सॉरी मैं नाम मिस कर रहा था, तो पोमैटो दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं टमाटर का भी, मतलब टोमेटो का भी, और आलू का भी, पोटैटो का भी। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन, इसलिए आपको ये प्लांट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पोमैटो में जो था, जो साइंटिस्ट चाह रहे थे, जो डिजायर कैरेक्टर चाह रहे थे दोनों को इसमें आने का, वो नहीं हो पाया। तो ये लैब तक ही रह गया और मार्केट में इसका कमर्शियल यूज नहीं हो पाया, तो इसीलिए आज ये मार्केट में नहीं दिखेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मतलब अल्टीमेट एम ये है हमारा यहाँ पे बताने का कि ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और आपको जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिले हैं, भले ही कैरेक्टर नहीं मिला है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि हमें कैरेक्टर भी वो मिल जाए। चलिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में इसका नाम हमने यूज किया था, है ना, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है कि जब हम उसमें किसी भी तरह का कोई भी जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में कर दिए हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या है कि इसका गलत यूज भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसके लिए जो है एक एथिकल कमेटी बनाई गई कि आपको किस लेवल का यूज करना है और क्यों यूज करना है। अब एनिमल में हम लोग करने लगे, है ना, तो बहुत सारा इसका गलत यूज भी होगा। इवन हालांकि ऐसी भी बात नहीं है कि एनिमल में नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन एक लिमिट तक हुआ है कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए। ठीक है, the Indian government has set up an organization like GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which make decision about the validity of GM research and safety of GM organism for public services, है ना। तो इसका जो है GEAC जो कमिटी है, जो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये अप्रूव करती है कि आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म या टेक्नोलॉजी है, इसका किस हद तक आप यूज करेंगे। इससे क्या हो कि जो आपका रिसर्च है वो भी हो जाए, और जो ऑर्गेनिज्म है उसका बहुत ज्यादा उसका नुकसान ना हो। इसलिए इस एथिकल कमेटी की कमेटी बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट में कि आप यूज करेंगे, और जितने भी जीएमओ, और ये आपके ऊपर होता है कि आप जीएमओ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए अगर कोई जीएमओ प्रोडक्ट मार्केट में है तो उस लेवल पे उस पे जो है जीएमओ का सिंबल जरूर बना होगा। आप देख सकते हैं कि उसमें जीएमओ ऑर्गेनिज्म, आपको अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं आपका एथिक्स नहीं कहता है कि नहीं मैं किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को नहीं खाना चाहूंगा, तो आप नहीं खा सकते हैं, उस पर साफ साफ आपको मेंशन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज। तब प्लांट में जनरली क्या होता है कि प्लांट को आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते हैं। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, है ना, रिड्यूस रिलियंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, तो जीएम प्लांट का बहुत सारे आप कह सकते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट भी है,
या जैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले उसमें क्या हो जाता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हो जाती है कि जो भी स्ट्रेस है, उसको सहने की क्षमता बढ़ जाता है ना? जैसे एबायोटिक स्ट्रेस जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ गया है या कोल्ड है, साल्ट कंडीशन ज़्यादा है या हीट है, तो ये सभी को टॉलरेट कर पाता है वो प्लांट। और जो आपका केमिकल पेस्टिसाइड है, उस पे ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता है, तो कई मायनों में ये मतलब बेहतर भी है। जैसे पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हो जाते हैं और ये जो है जो पोस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं, उस वो भी कम हो जाता है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना? इससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो अर्ली लॉस हो जाता है, जो उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले भी आपने क्या किया है कि जो पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो जाएगा जीएमओ में, तो इस सब वजह से ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव ऑर्गेनिज़्म हो जाता है या प्लांट हो जाता है एक्चुअली में। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस। तो आज के दिन में जो है गोल्डन राइस या विटामिन ए इनरिच्ड राइस जो है, ये सब क्या हुआ है, ये सब एक मॉडिफाइड प्लांट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट है ना? जिसमें क्या होता है, इन्हांस कर देते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को, हम लोग इन्हांस कर देते हैं जेनेटिकली उसको, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या अगर प्लांट के केस में बात करें तो जीएम प्लांट, ठीक है? तो इस तरह से आपको इन सभी का यूज आपने देखा कि कैसे हम लोग इस सभी का यूज कर सकते हैं। बेसिकली जीएमओ क्या है, इसके जीन में हम अल्टरेशन कर रहे हैं। जीन में जब अल्टरेशन कर रहे हैं, इसका किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जो जीन लेवल पे काम कर रहा होगा, है ना? तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जब पढ़े होंगे, जब लेक्चर 1 में भी पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? अल्टरेशन एट जीन लेवल, है ना? मैनिपुलेशन, अल्टरेशन कह लीजिए, तो उसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही हम लोग जीएम प्लांट पा सकते हैं, जिसका इतने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसमें टॉलरेंस बढ़ जाता है ना? आपको केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ पे आपको कम डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसकी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो इफ़िशियंसी होती है वो बढ़ जाती है सॉइल की, और जो इन्हांस प्रॉपर्टी आपको चाहिए, अगर किसी तरह का स्पेशल न्यूट्रिशन वैल्यू उस प्लांट में चाहिए या उस यील्ड में चाहिए, तो उस इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक सभी एक-एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपके इसी लेक्चर में है। तो अगर लेक्चर सही से देखा है, सही से समझा है, तो आप 1 सेकंड में आप इसका जवाब दे पाएँगे। चलिए करते हैं ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक स्लाइड रह गया है। इन एडिशन टू दीज़ यूजेस, जीएम हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट tailor-made plants to supply alternative resources to industry in the form of starch, fuel and pharmaceutical। तो आजकल जो है इस सभी का यूज़ जो है बहुत डाइवर्स रेंज में किया जा रहा है, ताकि जो है जो भी आप कह सकते हैं जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन को नीड है वो फुलफिल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज़ जो है आप किस-किस इंडस्ट्री में हो रहा है, स्टार्च, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ बढ़ने लगा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मिल जाए इन सभी चीज़ों का, ताकि जो है आगे चल के हमें हम जानते हैं कि एक लिमिट ही रिसोर्स सब जो नेचुरल रिसोर्सेज सब है, वो सब एक लिमिट तक है। तो आने वाले पॉपुलेशन या आने वाले जनरेशन को इस सब चीज़ों का कमी का सामना ना करना पड़े। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है लास्ट ईयर पूछा गया है 2023 में। सीईटी यूजी 23 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि द ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म, है ना? तो ये आप लोग पढ़े हैं, है ना? पिछले लेक्चर में, इसी लेक्चर में आपने देखा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट किया गया है। तो आप लोग इसका जवाब बता सकते हैं। बताइए, जवाब बताइए, कमेंट में जवाब बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट में जवाब बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या है, ठीक है? चलिए सही जवाब देख लें इसका, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट से पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, और कई मतलब जब से एग्ज़ाम हो रहा है, हर एग्ज़ाम में आपको हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2-4 क्वेश्चन इस पार्ट से आ रहा है। और बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो पूरे यूनिट है,
आपको यूनिट 4 तो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हैं कि लगभग 20 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो इस पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और ईज़ी भी होता है बहुत ज़्यादा। इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट बेसिस चीज़ें ज़्यादा हैं। कुछ नाम है जो आपको रटने पड़ेंगे, कुछ टर्म है जो आपको रटने पड़ेंगे, बट बेसिकली कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को समझना, अगर आप कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं तो फिर वो आपका हो जाता है। अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाते हैं ईज़िली। तो इसलिए ये ज़रूरत हो जाता है। अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।